संवैधानिक प्रणाली। हुँ, के संरक्षण हेतु एक तो संरक्षण किया मैंने अधिकारों का, दूसरा संवैधानिक प्रणाली का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उसको भी संरक्षण देना, सेफ्टी प्रदान करना अगर आप आम भाषा में कहें, ये संरक्षण। संरक्षण में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को क्या कहा जाता है? न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जा सकता है। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जी परिभाषा से। माफ कीजिए, मैं इस सॉफ्टवेयर को नया नया यूज कर रहा हूँ। पहला दिन है आज मेरा, वरना मैं नोट्स में लिखता हूँ। ये कुछ नया है मेरे लिए, क्योंकि इसमें आईपैड गर्म नहीं होता, वरना मेरा आईपैड बहुत गर्म हो जाता है जी। और किसी छात्र ने बताया मुझे, तो थोड़ा लिखने में समस्या आ रही है, पर कोई चिंता नहीं है। आशा करता हूँ आप समझ पाते हैं मैं क्या लिखा हूँ। समझ लेते हो सारी लिखावट मेरी? पढ़ पाते हो ना जो मैं लिखता हूँ? हाँ, ठीक है जी। तो सर, न्यायपालिका हाँ की जी, अब बोलिए। हाँ, न्यायपालिका की वो नेक्स्ट वर्ड भूमिका की पहले वाला वर्ड क्या है? सक्रिय मैम, सक्रिय। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक कर देता हूँ इसको। आप पूछ सकते हो, वही कह रहा हूँ, शब्द पूछ लिया कीजिए। मैं समझता हूँ जी, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा देखूंगा तो शायद ना अच्छा लगे। सक्रिय, ठीक है। और भी प्रश्न? तो मैंने क्या लिखा, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण। सबसे पहले जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऊपर मौलिक लिख चुका था, तो एक बार ही बहुत है। नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण तथा देश में संवैधानिक प्रणाली के संरक्षण में। संवैधानिक प्रणाली क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। संरक्षण में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जा सकता है। बताइए, समझ गए? इसमें कुछ जोड़ना है, कम करना चाहो आप बता सकते हो। आगे लिखिए। तो मुझे बताइए, आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो? संवैधानिक तंत्र लिखा, हाँ हाँ लिख सकते हो जी। तंत्र बाद में बिल्कुल लिख सकते हो। सक्रिय भूमि, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव रोल। भूमि का होता है रोल, सक्रिय होता है एक्टिव, जिसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ठीक है जी। हाँ। अरे इसको और मुश्किल लिखा जा सकता है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जितना आसान बना के समझा पाऊँ ना, कि हाँ हमारे क्या काम है इसका। एक तो हमारे अधिकारों का संरक्षण करती है न्यायिक सक्रियता के माध्यम से ये न्यायपालिका। दूसरा, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, संवैधानिक प्रणाली है, उसको भी ये बचा के रखती है। मान लीजिए कुछ गलत हो रहा है, कि कार्यपालिका गलत काम कर रही है, विधान पालिका, वो आगे जाके लिखूंगा भी, तब इसकी भूमिका सामने आती है। तो शिक्षक को यदि इसके बारे में पहले नहीं पता, तो आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए एक ऐसा निबंध लिखना जो उसको समझाए। एक तो मान कि आप एक आम नागरिक हो, आपके लिए न्यायिक सक्रियता को जानना क्यों आवश्यक है। यदि आप उसको ये पहले पैराग्राफ में समझा पाए, फिर तो वो पढ़ेगा। यदि वहां पे आप सीधा केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मुकदमे में ये कहा गया था, कुछ ऐसा आप लिख दोगे इन्वर्टेड कोमा में, वो नहीं पढ़ेगा जी, सच बताओ। ठीक है, उसको लगेगा यार ये हिंदी भाषा की परीक्षा थी, ये लॉ का कोई पेपर नहीं था जहाँ पे आप कुछ इतना ज्यादा कठिन लिख के आ गए। जो उसको समझना पड़ेगा, गूगल चाहिए उसको। बस आपका ये काम होना चाहिए, उसको गूगल की आवश्यकता ना पड़े कोई भी फैक्ट कंफर्म करने के लिए। हाँ, केशवानंद भारती का लिखो, परंतु शुरू में मत लिखो, शुरू में उसका इंटरेस्ट बनने दो। एक बार उसको पता चल गया कि छात्र मेहनती है, गलतियां नहीं कर रहा, सही लिख रहा है, समझदार है, फिर जब बाद में आप उदाहरण देते हो ना, तो वो उदाहरण को बहुत ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं करता, मूल्यांकन करने की ऐसा है भी या नहीं। फिर वो मानेगा कि हाँ, केशवानंद भारती का जो मुकदमा था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कुछ कहा। समझ गए क्या बताया मैंने आपको? कि शुरू शुरू में कुछ भी ऐसा मत लिखना, विनती है, वरना इस निबंध को मत लिखना। ठीक है, आने की संभावना है इसलिए करवा रहा हूँ, मेरा प्रथम कर्तव्य है। परंतु इसके अलावा चार और भी होंगे, उसमें से किसी को कर लेना, ज्यादा ही अंक मिलेंगे इससे। ठीक है, आइए जी। नेक्स्ट क्रिएटा के रूप में देखा जा सकता है, आगे लिखिए। इस प्रक्रिया को
यदि सकारात्मक रूप में देखा जाए तो इसका उद्देश्य, मैंने क्या कहा कि इस प्रक्रिया को यदि सकारात्मक, अगर आप पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहते हो, क्योंकि इसके दो पक्ष तो होंगे ही, एक फेवर एक उसका अगेंस्ट। तो मैं पहले फेवर वालों की बात बता रहा हूँ कि मेरा पैराग्राफ रहेगा एक, उस पे आएगा फायदे क्या है इसके, फिर इसकी हानियां क्या है, इससे क्या कौन से संकट पैदा हो सकते हैं। तो मैं अभी उसको सकारात्मक बता रहा हूँ कि क्या पहलू सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रक्रिया के को यदि सकारात्मक रूप में देखा जाए तो इसका उद्देश्य न्यायमूर्तियों की पहुंच को उदार बनाना, न्यायमूर्तियों की पहुंच को उदार बनाना तथा न्याय से वंचित समूहों को राहत देना है। ठीक है, तो मैंने इसके दो मुख्य उद्देश्य बताए। एक तो न्यायमूर्ति की पहुंच है वो उदार बनेगी, क्योंकि इसको आप तीन भागों में बांट सकते हो। यदि मैं आपके इंटरव्यू में बैठा हूँ, मान लो आप चेक करते हैं आप इंटरव्यू के लिए कितना तैयार हो, यदि आपके मन में ये बात आई, उदार होता है सर लिबरल, ठीक है, लिबरल, उनकी जो पहुंच है वो लिबरल ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी पहुंच, जो पहुंच का दायरा है वो बढ़ जाता है। मैंने उदार लिख दिया उसको, उसका प्राइवेसी शब्द। तो मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मान लो आप इंटरव्यू में बैठे हो, तो मैं आपसे जुडिशियल एक्टिविज्म पे चर्चा कर रहा हूँ मान लीजिए। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सोचिएगा उसका उत्तर, यदि आपको पता हुआ तो मान लूंगा आप बहुत अच्छे स्तर पे सोचते हो चीजों को, कि जुडिशियल एक्टिविज्म को आप भारत में कितने रूपों में देखते हो। पहला तो ये प्रश्न मेरा आपसे, आप टाइप कर सकते हो उत्तर, निश्चिंत होकर, कोई बुरा नहीं लगेगा आपको मुझे। ईमानदारी है, ईमानदारी का मूल्य आपको बाद में मिलता है, कई बार गलतियां करने का मूल्य ज्यादा अच्छा मिल जाता है हमें। ठीक है, तो अभी गलती कर लो, कक्षा में बाद में गलतियां नहीं होंगी। तो बताइए जुडिशियल एक्टिविज्म को आप भारतीय प्रणाली में कितने रूपों में देख सकते हो जी, जो आप इसके सकारात्मक रूप देखना कहना चाहते हो आप। आगे जाके लिखूंगा, अभी नहीं लिखूंगा, जल्दी बताओ। टीआईएल, बहुत अच्छा जी, शाबाश। एक आपने बहुत अच्छी बात की, उसके बाद मैं आपसे टीआईएल पे क्वेश्चन पूछूंगा, पर मेरा प्रश्न पकड़ नहीं पाए। समस्या ये है, आपको लगा कि सर ने, मैंने उत्तर दे दिया, परंतु आपका उत्तर मैंने पूछा क्या है आपसे, ये सुनिए ध्यान से, कि न्यायिक सक्रियता को आप भारतीय संवैधानिक प्रणाली, न्याय प्रणाली में कितने रूपों में देखते हो। तो उत्तर होना चाहिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कुछ भी। ठीक है, बताइए जी। दो रूप में सर। कौन कौन से सर? एक तो इसके फेवर में है जो चीज, और नहीं 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 नहीं। ऐसे मैं नहीं। कुछ और पूछ रहा हूँ सर। सर देखो, जैसे आर्टिकल टीआईएल बिल्कुल ठीक कहा 32। इन्होंने। हाँ वो भी है, पर उसको हम बड़े रूप पे कितने रूप दोगे, आप ये कहना चाहते हो। तीन, बिल्कुल जसमीत जी, शाबाश, तीन, तीनों रूप बताओ जल्दी जल्दी। एक तो टीआईएल लिख दिया छात्र ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो इसको मैं कुछ और पूछ लूंगा। पर मेरे मन में एक जुडिशियल बात रह जाएगी कि अकाउंटेबिलिटी। मैंने, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं सर, जुडिशियल रिव्यू कह सकते हो आप। सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर है एक तो, वो दो विषयों से जुड़ा हुआ है, मैं न्यायिक प्रणाली में पूछ रहा था जी आपसे। तो एक तो पीआईएल होगी आपकी बात, ठीक है, पर फिर से आपका फिर टॉपिक फिर चेंज हो जाएगा इंटरव्यू का। यदि आप इसी में से क्वेश्चन पूछवाना चाहते तो आपका आंसर होना चाहिए तीन। फिर वो आपसे पूछेगा तीनों का बताओ नाम, पहला बताया आपने, क्या बताया वो जल्दी बताओ। पीआईएल, दूसरा जुडिशियल रिव्यू, तीसरा आप उसकी इंटरप्रिटेशन करते हो। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात बहुत कम छात्र लिखेंगे न्यायिक सक्रियता में,
कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कानूनों को आधुनिक बनाने का भी कार्य करता है, कि जो वर्तमान समय है कानून उसके तर्क संगत हो। ठीक है। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बहुत बढ़िया जी। तो ये यदि आप तीन बातें बता पाओ, फिर वो आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा न्यायिक सक्रियता में। और यदि आप सिर्फ पीआईएल बता दिया आपने, या फिर उसको सिर्फ जुडिशियल रिव्यू बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बता दिया, फिर वो उसी पे क्वेश्चन पूछेगा। उसको होगा कि हाँ कोई बात नहीं, छात्र थोड़ा सा घबराहट में हो सकता है, पर मैंने प्रश्न ये पूछा था कि कितने रूप हैं। सबको समझ आया जी? तीन। लिखेंगे उसको आगे जाके एक पैराग्राफ, ताकि शिक्षक को भी समझ आए कि अच्छा ये तीन रूप है इसके। ठीक है। अनुच्छेद बताना चाहो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बताना चाहो तब भी इतना आसान भाषा में लिखो कि उसको पता चले, अच्छा मैं इसका ऐसे फायदा ले सकता हूँ जीवन में। ठीक है, तभी वो पढ़ेगा। अन्यथा 15 से 18 नंबर मिल जाते हैं अगर आप कोई गलती नहीं करते, पूरे लिखावट साफ सुथरी है, कोई कटिंग नहीं है, तो 18 नंबर देता हूँ बड़े आराम से आपको। देखा है मैंने बहुत छात्रों, वो भी कुछ भी नहीं लिखा, कंटेंट कुछ भी नहीं है उनका, परंतु टॉपिक के बारे में लिखी जा रहे हैं। ठीक है, 18 नंबर आ रहे हैं उनके। ठीक। तो आइए क्या लिखे, राहत देना है, इसके बाद लिखिए जी। अब इसको यदि मैं वकालत की शब्दावली में, जो आपको अभी बता रहा था, ये वकालत की शब्दावली है, कितने रूपों में बांट सकते हो, तो उस पैराग्राफ का मैं हिंट देने जा रहा हूँ इसको। देखिए वकालत की शब्दावली में, तो मैं आशा करता हूँ मेरे सभी छात्रों को ये समझ आ गया कि मैंने ये एक पैराग्राफ लिखा है हरे रंग में, उसका बस इंट्रोडक्शन। इसको जाके आगे पूरा बढ़ा चढ़ा के लिखूंगा। बढ़ा चढ़ा के कहने का अर्थ ये नहीं है, परंतु हाँ, जीवन में उसका क्या अर्थ है, क्या है ये सकारात्मक रूप जिसमें उद्देश्य न्याय मूर्ति की पहुंच उदार कैसे बन सकती है, वहां पे लिखूंगा चार दीवारी के बाहर यदि कोई घटना घटित हो रही है, तथा यदि न्यायमूर्ति को लगे कि उसे संज्ञान लेना चाहिए न्याय हेतु, तो वो कर सकता है, इसका फायदा है। ठीक है। वंचित समूहों को राहत देना। ठीक है, आप लिख सकते हो कि आज भी हमारे देश में बहुत, आप कह सकते हो, न्यायिक साक्षरता, या फिर लिख सकते हो साक्षरता की, हाँ, साक्षरता की बहुत अभी भी अभाव है साक्षरता का हमारे देश में। तो इसलिए लोगों को अपने अधिकारों तक का ज्ञान नहीं है। तो वंचित समूह उसके बाद बना के आप लिखोगे, मैं लिख के बताऊंगा। उसके बाद लिखिए जी, अगला पैराग्राफ होगा वकालत की शब्दावली में, जो मैंने आपको तीन रूप बताए वो वकालत की शब्दावली है जी। ठीक है, लिखिए वकालत की शब्दावली में इसे न्यायिक दर्शन, क्या होता है जी दर्शन, बताओ। फिलोसफी। बहुत बढ़िया जी, फिलोसफी। न्यायिक दर्शन जो आपकी जुडिशियल फिलोसफी है, जुडिशरी से जुड़ी हुई, उसके रूप में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आम नियमों से थोड़ा हटके है। तो वकालत की शब्दावली में इसे न्यायिक दर्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किया जाता है जो न्यायाधीशों को, कहा था मैंने? एक मिनट दीजिए, हाँ, लिखिए, जो न्यायाधीशों को प्रगतिशील तथा आधुनिक युग के अनुसार नवीन व्याख्या करने हेतु प्रेरित करता है।
इसमें मैंने गलती कर दी, आपको पता चल जानी चाहिए अगर आप मेरे साथ 3 दिन 4 दिन से पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ बात अधूरी लिख बैठा मैं, परंतु डरने की आवश्यकता नहीं, अगली पंक्ति में उसकी भरपाई की जा सकती है। पर वैसे बता रहा हूँ आपको कि इस पंक्ति को और भी अच्छा बनाया जा सकता था, पर वो लिखने के बाद मुझे याद आया कि यार यहाँ पे ये लिखना चाहिए था मुझे। बताइए क्या है वो शब्द। इसमें किसकी व्याख्या करनी है ये तो बताया ही नहीं। वकालत की शब्दावली में इसे न्याय दर्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो न्यायाधीशों को प्रगतिशील तथा प्रोग्रेसिव होता है, पर प्रगतिशील आधुनिक युग के अनुसार नवीन व्याख्या, आधुनिक युग के अनुसार संविधान की नवीन व्याख्या करने हेतु प्रेरित करता है। संविधान आना चाहिए था। लिखिए, अब वो उसको मैं ठीक करूंगा। लिखिए, संवैधानिक व्याख्या तथा जनहित याचिका इसकी सटीक उदाहरण है। इसको एक्सप्लेन आगे जाके करूंगा। तो ये मेरा एक और पैराग्राफ हो गया, क्योंकि व्याख्या पीछे भूल गया था मैं, तो उसको बचाव में ये कुछ करना पड़ा मुझे, वरना एक पंक्ति में भी समाप्त कर सकता था मैं पूरी बात को। पर ठीक है। संवैधानिक व्याख्या तथा जनहित याचिका इसकी सटीक उदाहरण है। उदाहरण है, टाइप नहीं लिखी मैंने, कि हाँ इसको समझ सकते हो। अब जनहित याचिका लिख के डरने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है पीआईएल क्या होती है। जनहित में ही समझ जाओगे, जो आम लोगों के हित में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, याचिका कर रहे हो, उसे जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है। संवैधानिक व्याख्या तथा जनहित याचिका इसकी सटीक उदाहरण है। आगे लिखिए जी। मैं आपको उसकी आदत नहीं डालना चाहता, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि मेरी आदत है वो प्रयोग करने की। देखिए, यदि न्यायिक सक्रियता का सकारात्मक पक्ष इतना दिलचस्प है, दिलचस्प के स्थान पर एक और अच्छा शब्द प्रयोग किया जा सकता है, रोचक। ठीक है, कुछ चिंता नहीं, पर दिलचस्प भी लिखो, निश्चिंत होकर लिखो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे बताया उसका एक प्रायवाची। यदि न्यायिक सक्रियता का सकारात्मक पक्ष इतना दिलचस्प है, तो इसका नकारात्मक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्योंकि हमारे देश की आम जनता न्यायिक प्रणाली पर पूर्ण आस्था रखती है। बताओ मैंने गलत लिखा या सही लिखा। सर आपने बीच में आई थिंक वर्ड मिस किया है, हमारे देश की मिस किया है शायद, की आम जनता नहीं आएगा। माफ कीजिए, लिख लीजिए, न्यायिक सक्रियता का सबसे पक्ष है तो नकारात्मक स्कोप होते हैं, क्योंकि हमारे देश की, बिल्कुल जी, माफ कीजिएगा, इसके लिए मेरी गलती है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोला होगा मैंने, लिखा नहीं, माफी चाहता हूँ। हाँ जी, जल्दी जल्दी प्रश्न पूछे। सर, जो सकारात्मक पक्ष वाली लाइन है, उसके बाद वाली जो लाइन है, वो अगला पैराग्राफ होएगा बिल्कुल मैम। और ये जो अभी नेगेटिव पॉइंट्स है, ये थर्ड पैराग्राफ होएगा। फोर्थ। फोर्थ, सॉरी, यस सर। ठीक और है सर। बताइए किसी का प्रश्न। सर सर जैसे आप हर बार वकालत लिख रहे थे, अभी आपने यहाँ पे भी लिखा कि वकालत की शब्दावली, वहाँ कानून नहीं होना चाहिए। हाँ, कानूनी वकालत इज शब्दावली लिख लो सर, आप वकालत शब्द प्रयोग करने से डरिए मत। उसका कारण क्या है, हमारी हिंदी में इसका बहुत प्रभाव है सर। आप कोर्ट में भी जाओगे ना, वहां पर भी वकालती, वकालत, ये शब्द जब आप टाइप कर जज बन जाओगे, आप पढ़ोगे शब्द को बहुत ज्यादा।
ठीक है? तो हमेशा कानून, कानून नहीं, वकालत शब्द का भी प्रयोग होता है। हाँ, आपका बहुत अच्छा पक्ष है, मैं उसका पूरी सराहना करता हूँ। आप कानूनी परिभाषा भी लिख सकते हो। आगे चल के मैं वही लिखूँगा। ठीक है? बहुत बढ़िया जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और पूछिए जी प्रश्न। कोई और इसमें त्रुटि हो बता दीजिएगा, पर इनकी बात आप ही इसका प्रयोग कीजिए। वकालत के स्थान पर कानून लिख लीजिए। हिंदी की परीक्षा है, शिक्षक उसको बुरा मुझे नहीं लगता है मानेगा। परंतु हाँ, हम वकालत ही कहते हैं कि आप वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। सर न्याय के बाद भी सकारात्मक मिसिंग है। मैं- यदि न्यायिक सक्रियता का सकारात्मक, ठीक है जी, कोई चिंता नहीं। मैं कोशिश करता हूँ वापस चलने की। आपको ये ऐसे ना कुछ टुकड़ों में मिलेगा, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। इसके बाद वाला आपको नोट्स में मिलेगा, क्योंकि इस पे लिखना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है जी। तो आइए, इसके बाद लिखिए जी। लिखिए, न्यायपालिका। न्यायपालिकाएं ऐसे लिखा जाएगा। बताइए जी। न्यायपालिकाएं हमारे देश की जनता पर अपने निर्णयों से, बोलिए जी। न्यायपालिकाओं होगा सर। नहीं नहीं, न्यायपालिका, आप न्यायपालिकाएं भी लिख सकते हैं जी। न्यायपालिकाओं भी लिख सकते हैं, पर वो अ से आएगा। हम्म। ठीक है जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने ये शब्द लिखा है या शुद्ध लिखा है, आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैंने क्या लिखा है? न्यायपालिकाएं हमारे देश की जनता पर अपने निर्णयों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिकाएं हमारे देश की जनता पर अपने निर्णयों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव डालती है। गहरा के स्थान पर और क्या लिखा जा सकता है जी? बहुत आसान शब्द है, पर गहरा भी लिखा जा सकता है, इसमें कहीं। गंभीर। गंभीर प्रभाव नहीं। गंभीर प्रभाव नहीं होता। डीप को क्या कहते हैं? हाँ जी सर, वो नेगेटिव चीज है। ठीक है। गहन गहन प्रभाव भी नहीं होता जी। गहरा प्रभाव होता है। इसका गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है। क्या लिखा? गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए न्यायिक सक्रियता का दुरुपयोग तो राष्ट्र में अशांति का कारण भी बन सकता है। अब मैंने बताया आम जनता पर इस टॉपिक का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कि एक्सप्लेन आगे जाके करूंगा कि हाँ, जो न्यायपालिकाएं हैं, कोर्ट्स हैं आपकी, यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों है। ये हमारे देश की जनता पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में बहुत इफेक्ट वो करती है, डीप इफेक्ट करती है, गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए न्यायिक सक्रियता का दुरुपयोग, माफ कीजिए, दुष्प्रयोग नहीं, दुरुपयोग। दुरुपयोग तो राष्ट्र में अशांति का कारण भी बन सकता है। मतलब आपको ये पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। शिक्षक को मैं बता रहा हूँ बाद में कि इसका इतना गहरा प्रभाव कैसे है, अशांति छा रही है देश में। उसके बाद लिखिए जी। सर हाँ जी। सर ये नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होएगा पैराग्राफ?
मैम एक ही होगा, इससे पहले मैंने नकारात्मक के बारे में कुछ लिखा ना। नेगेटिव पॉइंट से ये अलग इफेक्ट, कॉमन पीपल पे इफेक्ट वाला पैराग्राफ अलग होएगा या सेम एक ही ही कर? होगा जी, एक ही होगा ये। ठीक है सर। पर मैंने कोशिश की यहाँ पे उसको आम जनता से जोड़ने की, क्योंकि आप वही विषय लिखिए जो सबको समझ आए वहां पे। ऐसा भी कुछ मत लिखिए जो केवल आपको ही समझ आ रहा है। शिक्षक को, क्योंकि पिछली बार संविधान की गरिमा बहुत बच्चों को अच्छे अंक और बहुत बच्चों को कम अंक प्राप्त होने का कारण बना है, और ये कुछ वैसा ही है कि आप संविधान की गरिमा में मान लो शुरू में ही पार्ट्स ये सारा कुछ बताने लग गए उसको, और वो इतने आंकड़े देख के सोचे कि यार क्या है ये। ठीक है, संविधान की गरिमा मतलब संविधान का जो सम्मान है उस पर आप कैसे लिखते हो, वो थोड़ा विचार का विषय है, उसको करेंगे भी। परंतु कई ठीक। बार छात्र गलत लिख देते हैं। ठीक है, जैसे नारी शक्तिकरण पे निबंध आया, आप लिख देते हो नारियों पे अत्याचार। तो वो चीज हमने समझनी है, उस पर चर्चा भी करेंगे आगे चल के कि जो विषय है केवल उसी पे ही बात करेंगे हम, उससे इधर उधर बिल्कुल नहीं। एक पैराग्राफ होगा। ठीक है जी, हाँ, यदि आप दो बना पाओ तो वो आपकी इच्छा भी है कि आप छोटे छोटे दो पैराग्राफ बना लो, तब भी काम चल जाता है। देखिए, समाचार पत्रों में जो मैंने आपको बताया ही है कि समाचार पत्र तो लिखना ही है पहले पहला पैराग्राफ में। ठीक है, समाचार पत्रों में यदि कोई वर्तमान समय का विषय है भी, इस विषय पर बुद्धिजीवी लोग समय समय पर, अरे, अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करते हैं। ठीक है? समाचार पत्रों में भी इस विषय पर बुद्धिजीवी लोग समय समय पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक को याद आया कि हाँ, मैंने भी 1 2 महीने पहले अखबार पढ़ता होगा रोज, वो ये आम बात है, हिंदी की पढ़ता होगा, उससे ही बड़ी बात। हमने देखा होगा जुडिशियल एक्टिविज्म पे, क्योंकि आजकल भी आप वर्तमान काल में भी देख रहे हो कि सरकार ने, जैसे आप उस किसान आंदोलन का आप उदाहरण दे सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट ने अब तक सरकार को कौन कौन कैसे कार्य करने से रोका है, हरियाणा में खास तौर पर। वो ऐसा होना चाहिए जो सब पे प्रभाव डाले, आपके मौलिक अधिकारों का हनन करे। और उसकी सबसे अच्छी उदाहरण है आपका अभी सरकार लेके आने वाली थी ना, हरियाणा सरकार, वो लॉ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, कि निजी जो नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है, उसमें भी जो स्थानीय लोग हैं, लोकलाइट्स हैं, उनके लिए 75% प्रतिशत आरक्षण देने की बात चल रही थी, मुझे याद है। बाद में उसको रद्द कर दिया गया था। तो उसकी उदाहरण दीजिए आप, वो समझ आएगा उसको, क्योंकि उसने अखबारों में पढ़ा होगा वो। और यही कोई ऐसी एग्जाम्पल देने बैठ जाओ जो 30 40 साल पुरानी हो, शिक्षक को पता भी ना हो, तो वो उससे जोड़ नहीं पाएगा अपने आप को। ठीक है, प्रस्तुत करते हैं, तो इस पे मैं आगे चल के बताऊंगा भी कि ये कैसे भी हरियाणा में जो हमारी राज्य सरकार है, वो एक कानून लेकर आना चाहती थी, पारित करवाना चाहती थी कानून। वो उदाहरण में लिखेंगे, आगे लिखिए जी, आगे लिखिए जी। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए जी। सर जैसे हमने यहाँ पे समय समय लिखा है, तो हाँ जी। ऐसे रेपिटेशन वाले वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए या लिख सकते हैं? सर, एक पेज पे ज्यादा से ज्यादा दो लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, वरना एक लिखो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है सर, इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है, जैसे बार बार को हम निरंतर लिख निरंतर सकते? सर, निरंतर लिख सकते हो, बिल्कुल समय समय पर भी लिख सकते हो। ठीक है सर। या आप थैंक तत्कालीन, तत्कालीन यू। होता है उस समय जो है, पर यहाँ पे तत्कालीन नहीं होगा। क्या ठीक है लिख सर। सकते हो, समाचार पत्रों में भी विशेषज्ञ या बुद्धिजीवी लोग बहुत कम अंतर, बहुत कम अल्पकाल में, अल्पकाल तो बहुत कम समय हो गया, लिख सकते हो साप्ताहिक अंतर पर या मासिक अंतर पर, कुछ ऐसा पर ही लिख सकते हैं सर यहाँ पे। ठीक ओके है, सर। निरंतर भी चर्चा करते हैं, वो भी चल जाएगा। तो अब मैं क्या बताने वाला था कि अब मैं इस पैराग्राफ का अंत कर रहा हूँ जी, इस बात से कि ये विषय ही मैंने क्यों चूज किया, मुझे क्यों ये पसंद आया निबंध शिक्षक को, वो बताने के लिए। हाँ, बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल भावना जी, बिल्कुल माफ कीजिए, मैंने अभी संदेश पढ़ा। देखिए, व्यापक रूप से
यह विषय देश के हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस विषय पर चर्चा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चर्चा शब्द मैंने आपको सिखाया आज। है। ये हो गया तो मेरा पहला पैराग्राफ। अभी मैंने बड़े आराम से लिखा, हर चीज आपको समझाई। ये पैरा मेरा ऐसे बनेगा, ये पैरा ऐसा बनेगा। अंत में उसको सिद्ध भी करना है मुझे कि क्यों इतना समय लिया मैंने आपका, कि आपको मैंने वो चीजें अब बताई कि जो आपको पता होंगी तो आप ज्यादा सशक्त हो, ज्यादा आपको अपने अधिकारों का ज्ञान है, जागरूक हो आप। ठीक है, तो एक प्रश्न जल्दी पूछिए, मैंने कोई शब्द गलत लिखा हो वो पूछिए। सर व्यापक मतलब? व्यापक मतलब मैम बड़े स्तर पर। जैसे कोरोना महामारी व्यापक स्तर पर फैली हुई थी, हर जगह को भी व्यापक कहते हैं, सर्वव्यापक। ठीक है, बड़े स्तर पर। और पूछिए जी किसी का प्रश्न। विषय में श फुल आएगा जी, मैंने हाफ लिखा है क्या? फुल आएगा जनाब। ठीक है। सर पर प्रोनाउंसिएशन तो विषय होती है ना, तो आधा नहीं आना चाहिए। नहीं मैम, विषय विषय विकार वाला कह रहे हो आपको, तो विषयों विकारों से दूर रहे। ये तो विषय कहते हैं, किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक ठीक है, है सर। विषय नहीं, वो विषय पढ़ा जाएगा, विषय विषय नहीं है। अभय जी प्रश्न पूछे जल्दी। सर आपने नवीन रूप लिखा था पहले, नवीन का मतलब सर? नवीन होता है सर लेटेस्ट। ओके। हाँ जी, हाँ जी, और प्रश्न? क्योंकि सर यहीं तक रोचक लिखने में में मैं समय डबल? लेता हूँ, तेज तेज लिखूंगा। बोलो बोलो। सर रोचक में डबल लो रो ओ आएगा? नहीं नहीं, सिंगल में। ओके सर। और दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण एक शब्द लिखिए, सारे रोशनी शुद्ध शुद्ध में आ सकता है। और यदि किसी का नाम रोशनी है वो गलत ना लिखे कम से कम। बाकी तो कोई चिंता नहीं है जी। बताइए जी, लिख लिया रोशनी? अब मुझे ये बताइए, उसमें आपने एक ओ का प्रयोग किया या बड़ी ओ का प्रयोग किया? क्योंकि रोशनी का उच्चारण होता है रोशनी, तो बड़ी ओ की मात्रा नहीं है वहां पे, है छोटी ओ की। हिंदी में याद रखिएगा, ये शुद्ध शुद्ध में आ जाए, रोशनी में छोटी ओ की मात्रा है। क्योंकि मैं रोचक पूछा ना मुझसे, तो मुझे वो शब्द याद आ गया। रोचक सिंगल के साथ है मैम, मैंने आपको बताया था, या डबल के साथ? दोनों ठीक लिखे हैं मैंने, सिंगल के साथ। ठीक है। अभी जी कोई प्रश्न जल्दी पूछो। इसके बाद जल्दी जल्दी लिखेंगे, मुझे अब जितना समझाना था इस विषय के बारे में, अब मैं उसकी व्याख्या ही करूंगा। ठीक है, तो वो आपकी अलग हो सकती है मुझसे, बस हमारे जो मुख्य शब्द हैं, कीवर्ड, वो वैसे ही रहने चाहिए। ठीक है, ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आगे। लिखिए। अब जो आप बात कर रहे थे ना, विधान पालिका कार्यपालिका, अब बताओ उसको, अब उसको पता चल गया कि हाँ मेरे काम की चीज है। पहले ही आप कार्यपालिका विधान पालिका लिख रहे हो, और कार्यपालिका विधान पालिका हमारे लिए बहुत छोटी बात है क्योंकि आपने वकालत कर ली है। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जिसने आर्ट्स पढ़ी है, इंजीनियरिंग पढ़ी है, उसको आप बताओगे यार कार्यपालिका है देश में, ये अलग है, उसको नई नई चीजें ऐसे लगती है कि अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो मैं यही कहता हूँ, शुरू शुरू में बहुत ज्यादा गहराई में मत उतरिए। पर हाँ, जब एक बार आपने उसको विश्वास दिला दिया कि हाँ पढ़ के फायदा मिलेगा, फिर आप ऐसी बातें लिखिए। वो लिखने जा रहा हूँ जो आप पहले बात कर रहे थे। लिखिए। न्यायिक सक्रियता को, पर पहले मैंने इसको लिखा संवैधानिक व्यवस्था को संरक्षण देना। अब मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ जो आप पहले कह रहे थे, कि न्यायिक सक्रियता को ऐसे मामलों में सफल प्रयोग या परीक्षण लिख सकते हो, टेस्ट मैं कहना चाहता हूँ, सफल परीक्षण के रूप में देखा जाना चाहिए।
जहाँ विधान पालिका तथा कार्यपालिका संविधान के अंतर्गत संतुलन पैदा करने में बैलेंस विफल, असफल नहीं लिखना है, विफल। असफल शब्द का अर्थ होता है फेलियर। यहाँ पे हम फेलियर नहीं कह रहे, काम तो वो कर ही रहे हैं, कानून तो लेके आ ही रही है स्टेट गवर्नमेंट, विफल हो रही है, गलत लेके आ रही है। ठीक है, संतुलन पैदा करने में विफल रही हो। तो न्यायप्रियता को ऐसे मामलों में सफल प्रयोग के रूप में देखा जाना चाहिए जहां विधान पालिका तथा कार्यपालिका संविधान के अंतर्गत संतुलन पैदा करने में या संविधान के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित करने में विफल रही हो। वो और भी अच्छा बन गया। ठीक है, तो कोई चिंता नहीं है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, बता भी रहा हूँ, साथ साथ लिखते रहो। संतुलन पैदा करने में, या मैंने क्या लिखा, अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही हो। ठीक है, उसके बाद लिखिए जी, इस प्रक्रिया द्वारा न्यायाधीशों को अपने कार्य क्षेत्र से अतिरिक्त, बाहर नहीं लिखना, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। एक होते हैं कार्य क्षेत्र से बाहर, कार्य क्षेत्र से बाहर है वो गलत ही रहेगा, हम यहाँ पे अतिरिक्त कह रहे हैं, एडिशनल। तो इन दोनों बातों में अंतर है। ठीक है, अतिरिक्त लिखना है, अतिरिक्त मतलब एडिशनल, अपने कार्य क्षेत्र से अतिरिक्त तर्क संगत परिस्थिति में इस प्रक्रिया द्वारा न्यायाधीशों को अपने कार्य क्षेत्र से अतिरिक्त तर्क संगत परिस्थिति में निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। जो एक प्रगतिशील विचार है। ठीक है, अभी तो प्रगतिशील बताया, बाद में बताएंगे भी, कई बार नुकसान भी हो जाते हैं इसके, परंतु हाँ, प्रोग्रेसिव आइडिया तो है। यदि कोई लॉजिकल सिचुएशन है और कोर्ट उसमें कुछ करना चाहती है आम लोगों के लिए, उनके पक्ष में, तो कर सकती है अपने अधिकार क्षेत्र से एडिशनल कुछ। ठीक है, तो मैं बाहर नहीं कह रहा, उससे एडिशनल, अतिरिक्त। ठीक है, उसके बाद लिखिए जी, राज्यों द्वारा भी, माफ कीजिए, राज्य सरकारों द्वारा। अब स्टेट गवर्नमेंट सबको पता है क्या है, वो भी किसी यूनियन से जुड़े होंगे, तो उसको समझ आएगा आप क्या लिखोगे। लिखिए, राज्य सरकारों द्वारा भी सत्ता के दुरुपयोग, तो 1.5 गुना है सत्ता में, सत्ता के दुरुपयोग पर जांच रखने हेतु इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। राज्य सरकारों द्वारा भी सत्ता के
दुरुपयोग पर जांच रखने हेतु इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया मतलब मैं यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखिए। ये देखिए, मैंने आपको समझाया था, दोबारा याद करवा रहा हूँ। पहली पंक्ति में सदैव संज्ञा लिखना है, सर्वनाम नहीं लिखना। आप यहाँ पे ऐसे मत लिखिए, इसको ऐसे मामलों में सफल प्रयोग के रूप में देखा जाना चाहिए। इसको किसको? तो शुरू में ही आप संज्ञा बता दीजिए उसको। उसके बाद यदि आप सर्वनाम का प्रयोग एड्रेस करने के लिए कर रहे हो तो उसका अर्थ होता है जो सर्वप्रथम आपने संज्ञा लिखी है या पिछली पंक्ति में उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, न्यायिक सक्रियता को ऐसे मामलों में सफल प्रयोग के, उसके बाद मैंने लिखा है इस प्रक्रिया मतलब न्यायिक सक्रियता। उसके बाद लिखा मैंने इस प्रक्रिया, ये किसकी बात कर रहा हूँ? न्यायिक सक्रियता। इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हो, पढ़ेगा वो अच्छे से पढ़ेगा और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा जाएगा उससे। जितना मुश्किल होगा पढ़ने में उतना ज्यादा टाइम लगता है उसको। ठीक है, प्रयोग किया जा सकता है। आगे लिखिए जी। लिखिए, यदि इसका प्रयोग केवल उन लोगों को राहत पहुंचाने हेतु किया जाए जो अपने अधिकारों हेतु जागरूक नहीं है, तो इस प्रक्रिया में कोई हानि प्रतीत नहीं होती। मैंने क्या लिखा? यदि इसका प्रयोग केवल और केवल एक काम करो इसको, जिनको अपने अधिकार नहीं पता। जैसे मैंने आपको जंगलों के बारे में बताया था, जंगलों की कटाई चल रही है, भारत में बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। पता है आपको कौन से जंगल है वो? स से नाम शुरू होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, इन दोनों में से एक स्टेट का नाम भी सुना होगा पक्का। वहां पे कोयले की खदान मिली और वहां के लोगों की जंगल की जो कटाई है उसके आदेश दे दिए गए हैं। समस्या हो रही है, लोग अपने लिए जागरूक नहीं है, सबसे बड़ी बात यही होती है। यदि आप जागरूक रहोगे अपने मौलिक अधिकारों के लिए तो कुछ भी कानून लेके आ जाए, न्याय आपका संसद ले आए चाहे राज्य सरकार ले आए, आप कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के पास जाके उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु यदि पता हो तो, ठीक है, वो आप अपने निबंध में लिखिए कि न्यायिक सक्रियता के बारे में हर किसी को जागरूक होना चाहिए क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है। और अपने मौलिक अधिकार तथा अपने कर्तव्य, इन दोनों विषयों की जानकारी प्राप्त करना हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है क्योंकि हम लोकतांत्रिक ढांचे में रह रहे हैं। ये बातें लिखनी है आपको वहां पे। ठीक है, ना कि उसको लगे कि हाँ बात मेरे बारे में ही चल रही है, जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, हानि प्रतीत नहीं होती। आगे लिखिए जी। हानि प्रतीत नहीं होती। और मैंने क्या लिखा था कि, माफ कीजिए, पहले पैराग्राफ की तरफ मैं वापस जाना चाहता हूँ एक बार देखने के लिए। इस प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से तथा न्यायवंचित समूहों को, हाँ, न्याय मूर्तियों की पहुंच को उदार बनाना, इसकी मैंने चर्चा नहीं की अभी तक पहले पैराग्राफ में। लिखिए, कोई हानि प्रतीत नहीं होती। लिखिए, ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं
जब जागरूकता के अभाव में अन्याय पर कोई पाबंदी न रही हो, क्योंकि क्योंकि याचिका के अभाव में न्यायमूर्तियों की सहायता हेतु उनकी सहायता हेतु अपेक्षा करना। क्या लिखा मैंने? ऐसे कुछ उदाहरण देखे गए हैं जब जागरूकता के अभाव में अन्याय पर कोई पाबंदी न रही हो, क्योंकि याचिका के अभाव में न्यायमूर्तियों की सहायता हेतु अपेक्षा करना। केवल तुच्छ विचार है। तुच्छ विचार क्या होता है अभी? जिसकी कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, ऐसे के उदाहरण देखे गए। उदाहरण यदि आपको कुछ पता हो बताओ भी कृपया। तो जागरूकता के अभाव में अन्याय पर कोई पाबंदी न रही है, क्योंकि याचिका के अभाव में न्यायमूर्तियों की सहायता हेतु अपेक्षा करना। मेरा कहने का तात्पर्य है, यदि आप कोर्ट जाओगे ही नहीं तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि बाहर चल क्या रहा है? ठीक है, तो जागरूकता होनी चाहिए। याचिका क्या होती है? याचिका मुझे बताओ अंग्रेजी में। पिटीशन। पेटिशन, जो आप डालते हो जी। ठीक है, द पिटीशन। पेटिशन, बिल्कुल जी, पेटिशन को कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, समझ गए जी। आगे लिखिए। सर न्यायमूर्ति और न्यायाधीश को हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सेम है दोनों। मैंने लास्ट टाइम में क्या कहा योगेश जी, ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जब जागरूकता के अभाव में, अवेयरनेस ना होने की वजह से अन्याय पर कोई पाबंदी न रही हो, कि अन्याय हो रहा है और कोई रोक भी नहीं रहा। क्योंकि याचिका के अभाव में, अगर आप याचिका ही नहीं दाखिल करोगे, आप पिटीशन ही नहीं वहां पे सबमिट करोगे, तो आप न्यायमूर्तियों से सहायता की अपेक्षा तो कर नहीं सकते। जजिस को ये थोड़ी कह सकते वो हमारी खुद आके सहायता करेंगे। तो मैंने यहाँ इसलिए जागरूकता का अभाव लिखा। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। उसके आगे मैं लिखने ही वाला हूँ, देश में बड़ी आबादी है। बोलिए बोलिए अभिजीत हेडरिस, कोई प्रश्न? केवल तुच्छ विचार है। लिखिए जनहित याचिका इस समस्या का एक सटीक समाधान है, जिसका प्रयोग अदालत की, आप न्यायालय लिख चुके हो, ऊपर तो अदालत लिख सकते हो, अदालत की चार दीवारी से बाहर हो रहे सामूहिक अन्याय पर पाबंदी लगाने हेतु किया जा सकता है। जनहित याचिका को तो अगले पैराग्राफ में बता रहा हूँ। बताइए, समझ गए सारे?
कुछ फायदे बता रहा हूँ इसके, समझ आ रहे हैं सबको? ठीक है, अगला पैरा लिखिए जी। अगले पैरे के लिए मैं उसको हिंट दे रहा हूँ। लिखिए, भारतीय संवैधानिक प्रणाली में न्यायिक सक्रियता के 3 प्रत्यक्ष प्रयोगों को हम निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से समझ सकते हैं। अगले पैराग्राफ का उसको मैंने पूरा हिंट दे दिया, पहली बार ऐसा लिखा है, लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप बात कर रहे हैं। तो भारतीय संवैधानिक प्रणाली में न्याय सक्रियता के 3 प्रत्यक्ष प्रयोगों को हम निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब मैं वो 3 बताऊंगा जो आपको बताए थे पहले। सबसे पहले जनहित याचिका से ही शुरू करना है मुझे, क्योंकि उसका हिंट दे के आए हैं ऊपर। फायदा क्या है सबसे ज्यादा आम जनता को जनहित याचिका का? जुडिशियल रिव्यू थोड़ा अप्रत्यक्ष है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, वो भी थोड़ा सा अप्रत्यक्ष है। तो शुरुआत यहाँ पे हम किससे करेंगे, आरंभ किससे करेंगे? जनहित याचिका से। बताइए, यहाँ तक कोई प्रश्न हो कोई आपका, कृपया पूछ लीजिए। सर नंबर्स को ऐसे लिखना है जैसे आपने 3 लिखा है, 3 हाँ, वर्ड्स 3 नंबर भी लिख सकते हो सर, वैसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। दोनों एक्सेप्टेबल है इक्वली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। बताइए। सर तर्क संगत का मीनिंग क्या है? मैम, लॉजिकल। ओके सर। और पूछिए प्रश्न किसी का, जल्दी जल्दी होने चाहिए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक पैराग्राफ अभी मुझे लिखना है, फिर आपको होमवर्क करना है अपना। ठीक है, बताइए जी। सर, क्या कह रहे हो सर? मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है कि किसी ने केस नहीं फाइल किया, पीआईएल ने कोर्ट पीआईएल तो अपने सर आप। हमें दाखिल करनी ही पड़ती है, पर यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, सामूहिक तौर पर इसका प्रयोग हो सकता है, एक व्यक्ति अपनी समस्या के लिए पीआईएल नहीं लगा सकता। नहीं सर, तो मैं मैंने कह वहां रहा पे, था कि स्यू हाँ जी, मोटो हाँ जी, कॉग्निजेंस भी आ सकता है। हाँ कर सकते हो सर, अगर आप चाहो उसका भी उल्लेख कर सकते हो। पर हाँ, वही है, फिर वो आप, वो बात थोड़ी सी गहराई वाली है, ठीक है, इसलिए मैं उसका प्रयोग नहीं कर रहा। पर 3 रूप आप गूगल भी कर सकते हो इस तथ्य को। यदि आम इंसान को समझना हो तो इसके 3 मोटे मोटे रूप आपको समझ आने चाहिए, और उसकी व्याख्या भी आप यदि करो तो ऐसी हो कि कोई भी पढ़े उसको समझ आए। समझ गए जी सारे? और इनका ठीक है कि स्वयं संज्ञान लेती है अदालत, इसमें आप इसको सुओ मोटो कहते हो, स्वयं संज्ञान लेना। ठीक है, तो वो यदि आप लिखना चाहो लिख सकते हो। बोलिए बोलिए। सर ये 3 प्रत्यक्ष के बाद क्या लिखा है? प्रयोगों प्रयोग। ठीक। को हम निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से समझ सकते हैं, जो फैक्ट्स दिए हैं मैंने नीचे। सबसे लिखी, सबसे पहले लिखी जनहित याचिका क्या होती है? हम्म, देखिए, जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसका अर्थ हम इसकी शब्दावली से ही समझ सकते हैं।
जनहित अर्थात आम जनता के पक्ष में सामूहिक याचिका। जनहित अर्थात आम जनता के पक्ष में सामूहिक याचिका दाखिल करना है, जो सार्वजनिक हितों से जुड़ी है। बताइए क्या मैं समझा पाया क्या है जनहित याचिका? जो सार्वजनिक हितों से जुड़ी हो, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं हो सकता। आपको पढ़ते ही समझ आना चाहिए कि सार्वजनिक, इसलिए दोबारा लिखा। जनहित को मैंने सार्वजनिक लिखा, पब्लिक। ठीक है, हितों से, उनके फेवर से जुड़ी हो। आगे लिखिए जी। देखिए, ये एक ऐसा उपकरण है जिसका मूल उद्देश्य जन जन तक, मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति तक लिख सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति तक सार्वजनिक न्याय सुनिश्चित करना है। परंतु इसकी, माफ कीजिए, इसका, परंतु इसका प्रयोग परंतु इसका प्रयोग स्वार्थी उद्देश्य, तो मैंने बताया इतनी भी अच्छी नहीं है। और इसकी हानियां नहीं लिखनी मुझे, ये मेरा टॉपिक ही नहीं है। पीआईएल, वो तो बता रहा हूँ वैसे पीआईएल के बारे में, उसका एक हिस्सा है। पीआईएल के बाद मैं आऊंगा न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद उससे अगला विषय। परंतु हाँ, यहाँ पर मुझे इसकी ये नहीं बतानी क्या हानियां हैं जनहित याचिका की, फिर वो ऐसा लगेगा निबंध आप जनहित याचिका पे लिख रहे हो। परंतु हाँ, इसका अपवाद भी है, मैं ये बताना चाहता हूँ, नुकसान भी दे सकती है ये। जिसका मूल उद्देश्य जन जन तक सार्वजनिक न्याय सुनिश्चित करना है, परंतु इसका प्रयोग स्वार्थी उद्देश्य हेतु भी। सर उद्देश्यों नहीं आएगा? माफ कीजिए जी। की पूर्ति, पूर्ति हेतु भी। ठीक है, पूर्ति शुद्ध लिखा है मैंने, निश्चिंत रहिए। कई छात्र बड़ी की मात्रा लगाते हैं पूर्ति में। क्या समस्या है कि किया जा सकता है। अब इसका दूसरा रूप लिखिए, अब तो कोई चिंता नहीं है, अगला लिखिए जी। हम्म, इसका दूसरा रूप, या यहाँ पे इसका नहीं, न्यायिक सक्रियता का लिखो, क्योंकि वापस लेके जाते हैं उसको। न्यायिक सक्रियता का दूसरा रूप, रूप लिखा है मैंने, भाग लिखा है, इन तीन प्रत्यक्ष प्रयोगों से
दूसरा प्रयोग, तो ऊपर प्रयोग लिखा था, ये आपके अंदर होनी चाहिए बात कि कुछ भी नहीं, थोड़ा ऊपर जाके भी देखो क्या लिखा था पिछले पैराग्राफ में। तो पहला प्रयोग में लिखा है, दूसरा प्रयोग, इसका दूसरा प्रयोग न्यायिक समीक्षा के रूप में किया जाता है। क्या होता है जी? जुडिशियल रिव्यू। आम भाषा में किसी को कैसे समझाओगे? बताओ। जिसके अंतर्गत ये बताना चाहेगा? क्या है जी इसका? ये दूसरा जुडिशियल रिव्यू को आम भाषा में कैसे कहोगे आप? नहीं सर बताना चाहते? कुछ चिंता नहीं है, बोलिए बोलिए। सर जब न्यायपालिका अपने ही दिए गए निर्णय को ई समीक्षा करती है, उसे हम्म। न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा, सर मान लो कोई लॉ पास कर दिया, कानून पास कर दिया राज्य सरकार ने, और हाँ उसको जी नल सर, एंड उस वॉइड डिक्लेयर करना है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा या किसी और के अंदर आएगा जी? सर जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही आएगा। आर्टिकल 13। बाकी जी सर। आर्टिकल 13 वही जुडिशियल। कहने जा रहा हूँ, मैं भी वही लिखने जा रहा था। ठीक है, जिसके अंतर्गत लिखे अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान दिया गया है। देखो अब जाके मैंने कोई आर्टिकल लिखा, तीसरा पैराग्राफ चल गया, परंतु हाँ अब आप 50 भी लिखोगे, सेपरेशन ऑफ पावर आगे चल के। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान है कि यदि राज्य सरकारें कोई ऐसा कानून पारित करवाने में सफल हो जाती हैं जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हो। मैंने क्या लिखा जी? नेक्स्ट क्रिएटर का दूसरा प्रयोग नेक्स्ट निश्चय के रूप में देखा जा में किया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकारें कोई भी ऐसा कानून पारित करवाने में सफल हो जाती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो न्यायपालिका उस कानून को अमान्य घोषित कर सकती है। ये समझ आने वाली चीज है, उसको पता चलेगा कि हाँ मेरा कोई फंडामेंटल राइट है। राज्य सरकार कोई ऐसा कानून ले आए, अभी गुजरात यूट्यूबर्स पे वो कर रहा है, अखबार में आ रही थी ये खबर, कार्रवाई कर रहा है, तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को, क्या क्या कर रहे हो ये आप? ठीक है कि यूट्यूब चला रहा है, अगर मौजूदा सरकार के विरुद्ध कुछ बोल भी दिया तो अभिव्यक्ति की आजादी, उसमें जेल में कैसे डाला जा सकता है उसको? तो ये जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है कि जैसे आपका कोई कानून बन गया जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विरुद्ध हो, तो उसको अमान्य घोषित किया जा सकता है। नल एंड वॉइड को आप किताबों में पढ़ते हैं शून्य, शून्य से ज्यादा अच्छा शब्द है जी अमान्य। अमान्य मतलब इनवैलिड, जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है। ठीक है, अमान्य घोषित किया जा सकता है, घोषित कर सकती है। इसके बाद लिखिए जी, संवैधानिक व्याख्या लिखो। इसको लिखना इन्वर्टेड कोमा में, संवैधानिक व्याख्या इस प्रयोग विधि का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है।
जिसके द्वारा न्यायपालिकाएं किसी भी संवैधानिक परिभाषा को आधुनिक समय में तर्क संगत बनाने हेतु या बना क्या लिखा ना कि संवैधानिक व्याख्या प्रयोग विधि का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है, जिसके द्वारा न्यायपालिकाएं किसी भी संवैधानिक परीक्षा को आधुनिक समय में तर्क संगत बनाए रखने हेतु प्रयास करती हैं। ठीक है, जिसके द्वारा प्रयास करती है। ठीक है, न्यायपालिका किसी भी परिभाषा को समझ में रखने हेतु प्रयास करती है। ठीक है, तो बताओ आपको तीनों रूप समझ आ गए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपने, इसमें समझ आ जाएगा कि कोई कानून है आउटडेटेड हो रहा है। मान लो 1947 में मोबाइल नहीं थे, तो उदाहरण देंगे, उसके भी देंगे। तो अब आईटी एक्ट आ गया जी आपका। ठीक है, बताइए ये है कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन में कुछ ऐसा या कुछ और है? बताइए। तो इसको अंत कैसे करेंगे, देखिए। प्रत्येक कानून समय में परिवर्तन के साथ सुधार हेतु भी, प्रत्येक कानून समय में परिवर्तन के साथ सुधार हेतु भी अति महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, तथा संवैधानिक व्याख्या इस समस्या का समाधान उपलब्ध करवाती है। अब बताइए कि कोई कुछ कह रहा था। कराती है, करवाती है, दोनों चलते हैं जी। बोलिए, किसी भी प्रश्न है? ये मेरा पैराग्राफ खत्म हो गया है, इसके बाद मैं हानियां लिखूंगा इसकी। हाँ जी साहिल, जल्दी पूछिए। संदीप जी, माफ कीजिए। सर इसमें एक ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे कुछ पॉइंट्स पे जो है लेजिस्लेचर जैसे साइलेंट होता है लॉ में, तो उसका मीनिंग देना उनको साइलेंट जहाँ पे है। लिख सकते हो जी, बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद आपका होमवर्क शुरू हो जाता है जी। इसके बाद आप क्या लिखोगे, अगला पैराग्राफ, इसकी हानियां। ठीक है, तो आप अब प्रयोग कर सकते हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। 8:22-23 हो गए हैं, चाहे 40 मिनट तक लिखिए, कोई चिंता नहीं है। परंतु स्वयं आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए, न्यायप्रियता की हानियां क्या क्या है। यदि आपको हिंट चाहिए, संकेत चाहिए, तो हिंट आपको मैं दे रहा हूँ। तो आप शुरू कैसे करोगे? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ ऐसे। सबसे पहली हानि क्या है जी, लिखिए। सरकार को शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने की बजाय स्वयं
भ्रष्ट होने की संभावना। दूसरा नुकसान है जो आपको पहले लिखना चाहिए, स्वयं को मैंने इसका तीसरा जो पैराग्राफ आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो लिखा हुआ है। इन छात्रों की हिंदी बहुत कमजोर है, वो देख के लिख लेना, परंतु बाकी छात्र कृपया स्वयं लिखना। कोई चिंता नहीं है, कम अंक मिलेंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे आपके। स्वयं को कार्यपालिका तथा न्याय विधान पालिका से श्रेष्ठ समझना। श्रेष्ठ मतलब उत्तम, बेस्ट, बेटर, श्रेष्ठ समझना। दूसरा ये है संकेत। तीसरा है जी जनता का बड़े स्तर पर शोषण। मैंने बताया था ना कि हमारे देश की जनता विश्वास करती है न्यायपालिका में। यदि न्यायपालिका भ्रष्ट हो जाए तो बहुत बड़े स्तर पर शोषण होगा जी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला लेती है, निर्णय लेती है, जो निचली अदालतें हैं उसको भी उसकी पालना करनी पड़ती है, उसका पालन करना पड़ता है। तथा कुछ ऐसा यदि कोई निर्णय ले ले सर्वोच्च न्यायालय तो देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करे और वह न्याय संगत ना हो तो बहुत बड़ा शोषण होगा भी आम जनता के साथ। और चौथा आप इसमें बता सकते हो सबसे बड़ा नुकसान, कार्यपालिका तथा विधान पालिका के कार्य में बार बार हस्तक्षेप, मतलब इंटरफेरेंस करना। तो आप इन 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख लो, काम शुरू लगते लग जाओ। बाकी छात्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने खुद भी लिखा हुआ है, आप वो हानियां लिखिए, कोशिश कीजिए आपको देख के 12 मिनट में कर पाओ। बाकी छात्रों को 3 मिनट ज्यादा दे दिए मैंने क्योंकि वो मेरे साथ ये लिख रहे थे। ठीक है, लिख लिया सबने जो स्वयं लिखने वाले हैं? आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, वरना कोई चिंता नहीं है। जो छात्र मेरी सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं वो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैंने पहले भी लिखा है ये। उनको मैं हानियां दिखा देता हूँ ताकि आप ज्यादा समस्या का सामना ना करो। संविधान की गरिमा, लिख लिया। ये लीजिए, जिन छात्रों की हिंदी थोड़ी कमजोर है देख के लिख लीजिए। तो सबसे पहला यदि आपके मन में था तो आप बहुत महान व्यक्ति हो जी मेरी नजरों में। जो मैंने सबसे पहले पॉइंट डिस्कस किया आपने वो भी डिस्कस कर दिया। बोलो अभी क्या प्रश्न है? सर ये लिख के फिर आपको करना है ना सर सेंड? हाँ जी, करना है इसे। और जो थोड़े कमजोर छात्र हैं डरो मत, 3 4 5 दिन और देख के लिख लो, फिर धीरे धीरे स्वयं पता चलने लग जाएगा कि क्या शब्द कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करना है। फार्मर लो, हाँ उदाहरण दे सकते हो कि मैं वही तो लिखा, स्थानीय लोगों की जो मान्यताएं हैं, शबरीमाला का उदाहरण दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म का ये काम नहीं है कि न्याय ही देना है। कई बार क्या होता है, जो न्याय की परिभाषा है वो स्थानीय लोगों की जो संस्कृति है, मान्यताएं हैं, उसके विपरीत हो सकती है न्याय की परिभाषा। तो ऐसी स्थिति में तनाव पैदा न हो समाज में, न्यायिक सक्रियता की जो प्रयोग है उससे बचना चाहिए, इसके प्रयोग से। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो, मैंने लिखा भी है। स्थानीय लोगों में तो शबरीमाला का उदाहरण दे सकते हो आप यहाँ पे। लिखो जल्दी जल्दी, जो आप खुद लिख रहे हैं वो खुद लिखिए।
सर इंटरफेरेंस को हस्तक्षेप बोलेंगे? हाँ जी। ओके। सर इसका अनुवाद बताएँगे? अगर मैंने लिखना है कि दिस गोज़ अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 50। बिल्कुल जी, लिखिए। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 50 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन है। ओके सर। ऐसा आप पहले तो लिख चुके हो ना, अभी क्या पहले तो थोड़ा बहुत तो उसके बारे में लिख चुके हो ना, क्योंकि मैंने ऐसा करना मतलब कुछ दिखा चुके हो लिख के आपकी क्या गलत होगा। हाँ जी सर। पर जो आपने मुझे पंक्ति पूछी उसका ये अनुवाद बनेगा, ऐसा करना ठीक है सर। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन होगा। ठीक ठीक है है सर। जी, उल्लंघन वायलेट कर लिखा। हाँ जी, कुछ इनके लिए प्रश्न पूछ सकते हो बाकी भी। सर अगर हमने ब्लेटेंट वायलेशन लिखना हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं? उल्लंघन के साथ क्या लगाएँगे? कैसे कैसे ब्लेटेड में समझा नहीं सर, माफ कीजिए। सर कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी वायलेशन जैसे बोलते हैं जिसको। गंभीर। ओके, पर ठीक। पंक्ति मुझे इंग्लिश में बोल के दीजिए एक बार, माफ कीजिएगा उसको, शायद कुछ और शब्द भी हो। एक बार इंग्लिश में बताइए आप कहना क्या चाहते हैं मुझे। नहीं सर, वो एक्चुअली थोड़ा-सा अनरिलेटेड हो गया था कि मतलब अगर ऐसी पंक्ति कोई लिखनी हो जिसमें लिखना हो कि ये नहीं, लॉ। उल्लंघन केवल उल्लंघन रहेगा, पर आप इससे उस उल्लंघन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, गंभीर उल्लंघन नहीं हो सकता सर। अच्छा, अच्छा, ठीक ये है सर। कहना चाहता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। चलिए, आप पूर्णतः उल्लंघन कह सकते हो, इसका पूर्ण उल्लंघन होगा ये, पूरा पूरा। ओके सर। हाँ जी। स्पष्ट उल्लंघन लिख सकते हो। स्पष्ट उल्लंघन सबसे अच्छा है, ये लिख लो। स्पष्ट ठीक। उल्लंघन, क्लियर वायलेशन। ऑलराइट सर। सर अकाउंटेबल को क्या कहेंगे? अकाउंटेबल को मैम इसके हेतु जिम्मेदार कहते हैं, और मैम लाइन बोलना एक बारी। क्या कहते हैं, तो जिम्मेवार होता है मैम अकाउंटेबल, इसकी जिम्मेदारी बनती है, और उसकी ये क्या बनती है मैम, लाइन बोल दो एक बारी, याद सर आ जाएगा मुझे। सर उत्तरदायक को उत्तरदायित्व, हाँ। ठीक होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, उत्तरदायित्व ठीक है। अकाउंटेबिलिटी को उत्तरदायित्व ही कहते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने जल्दी बता दिया। ठीक है, वरना मैं सोच ही रहा था। उत्तरदायी आएगा। उत्तरदायित्व होता है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल होता है उत्तरदायी। यह को बड़ी की मात्रा।
सर वन सर इस लास्ट पैरे सॉरी हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर सर इस पैरे को ऊपर करना। लीजिए ठीक है, अच्छा हाँ किया होगा अब तक तो सभी ने। यदि किसी ने नहीं लिखा मुझे बता देना, मैं नीचे कर दूंगा थोड़ा और। तो जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए उन्हीं से बना के लिखा गया है ये। सर निबंध की लेंथ कितनी है, पेजेस की होती है? सर 5 तो लिखेंगे कम से कम। मतलब 5 साइड्स, फ्रंट बैक कम से एंड। कम हाँ। फ्रंट बैक 2। ठीक है फ्रंट सर। बैक फिर से 2। फिर कम से कम एक फ्रंट या 6 भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं होगा इसमें। ठीक है। ठीक है सर। सर एक थोड़ा बेसिक डाउट था लैंग्वेज को लेके। ये बोलिए जनाब। सर जैसे न्यायपालिकाएं लिखते हैं या फिर शक्तियां लिखेंगे, तो इसमें सर चंद्र बिंदु और बिंदु में क्या अंतर होता है, कैसे पता चलता है, या फिर प्रैक्टिस से ही आएगा? एक तो प्रैक्टिस भी है सर, और आ और ए पर ही प्रयोग होता है चंद्रबिंदु का। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, वो मैं आपको नियम बेसिक कक्षा में आगे चल के बताऊंगा अभी। ठीक है सर। ठीक है हाँ। आपके पास मात्रा होनी चाहिए, जैसे पहुंच है उसकी मात्रा है, ए है जाए, चले जाएं, सम्मान से कह रहे हैं, या फिर आ जैसे आंख। ठीक है, तो इस पे चर्चा करेंगे निश्चिंत रूप से, और इसकी मैं लिस्ट बनवा दूंगा आपको। 60-70 शब्द होंगे, उन्हीं की जरूरत पड़ेगी आपको, और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबको ठीक नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, जो हमारा काम चलाएंगे वो एक दिन में ही हो जाएंगे, आधे घंटे में। ओके सर। बहुत बढ़िया जी, समय भी हो गया पूरा। 8:40 हो गए, जो मैंने आपको दिया था 17 मिनट का समय, वो समाप्त हो चुका है। फिर भी बाकी है लिखना। 5 मिनट और ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अभी शुरुआत में हम थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हैं, परंतु ये सुनिश्चित करेंगे कि 7 मई के बाद हम 1.5 घंटे से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं हो। ठीक है, 7 मई के बाद हम ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, फिर लॉ पे ज्यादा समय देंगे हम। ठीक है, तब तक थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, कोई समस्या नहीं है। 7 मई तक कर लो।
बहुत बढ़िया जी, भेज दीजिए मुझे। और जिनका हो गया वो कक्षा से विराम ले सकते हैं। शुभ रात्रि सभी को। और कल सिर्फ सिर्फ सुबह कक्षा होगी जी, ये बात माफ कीजिए, मैं ग्रुप में भी डाल रहा हूँ। कल केवल सुबह कक्षा होगी जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरे निजी जीवन में कोई बड़ा दिन है, घर जाना पड़ेगा मुझे। तो परसों केवल शाम को होगी। परसों शाम को ही होगी, परसों सुबह नहीं होगी, कल केवल सुबह ही होगी। मैं लिख के बता रहा हूँ मैं आपको सारा ग्रुप में। माधव जी बोलिए। सर सुबह थोड़ी लेट हो सकती है, देरी से हो सकती है, कितने क्योंकि बजे जी? दुर्गाष्टमी है तो। हाँ मुझे बता दीजिए समय। हाँ बाकी छात्रों को भी। हाँ बिल्कुल जी। सर लेट होगी तो फिर दिक्कत भी हो सकती है, बिकॉज यूनिवर्सिटी जाना हम्म। होता है। अच्छा हाँ, कल छुट्टी नहीं है ना? नहीं सर, परसों है सर छुट्टी। परसों छुट्टी? हाँ जी सर। लेट थोड़ा सा मॉर्निंग में कैसे करें, मैं खुद समझ नहीं पा रहा। मैं चाहता हूँ सुबह ही कर दूँ। सुबह वालों को मैं कमिटमेंट दे चुका हूँ कि शाम वालों से मैं बात कर लूंगा। तो रिकॉर्डिंग भी होगी, आप निश्चिंत रहिए। कोई आसान सा विषय लिखूंगा, बहुत मुश्किल नहीं लिखूंगा, बहुत आसान। हो सकता है पर्यावरण या कुछ ऐसा जो आप सबको समझ आए आसानी से। ठीक है, तो उसके लिए सुनिश्चित रहिए, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ग्रुप में। सर 8 बजे के बाद कर सकते हैं? सुबह 8 बजे के बाद सर? जी। वही है सर, कल फिर जो कॉलेज जाना है छात्रों ने या फिर कोई काम करना है, उनका अटक जाएगा काम। अगर मैं आपको 9 बजे से पहले फ्री कर दूं तो छुट्टी की समस्या नहीं आएगी किसी को भी। या उठने में समस्या है तो माफी चाहता हूँ सर आपसे। नहीं, मैं कोई नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर 7:30 माधव जी से बोलिए। शुरू कर लेते हैं, ऐसे कर लेते 7:30 कर सकते हैं, इतना मैं कर सकता हूँ सर, क्योंकि 9 बजे से पहले सवा घंटे में फ्री कर दूंगा कल। और बताओ। ठीक है तो हाँ, कल और परसों ही समस्या आएगी, फिर कभी नहीं आएगी ऐसी। ठीक है, तो यदि ऐसा कुछ हो, कोशिश करूंगा एक समय तो कक्षा ली जाए कम से कम, ताकि आपका जो 1.5 घंटे का ये चल रहा है वो कभी बाधित ना हो, वो चलता रहे। सर ऐसे में हेडिंग्स। दे सकते हो जी। ठीक है सर। क्लास लीव कर सकते हैं सर आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। धन्यवाद जी, सर अभिनंदन। सर आज बेसिक की रूल्स की क्लास थी। हुई जी। इसकी मैं हाँ आपको जी नोट्स सर। भेज देता हूँ ग्रुप में, उसके नोट्स भेज देता हूँ ग्रुप में। हुई है जी। हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, हाँ। सर हाँ जी बोलो जी। और होता है जो एक सिंगल वाला होता है एक डबल वाला, उनके डिफरेंस नहीं पता चलता। लीजिए जी, ग्रुप में मैसेज डाल दिया मैंने। एक होता है मैम डबल ओ वाला और एक सिंगल वाला, यही कह रहे हो ना? हाँ जी। इस और का एक ही मीनिंग है मैम, टू वर्ड्स, और कोई मीनिंग नहीं सिंगल वाले का। और यदि आप डबल वाले का करवाएं, इसको आप एंड लिखते हो, पर मैं कहूंगा इसके लिए तथा तथा का प्रयोग कीजिए। एंड के साथ साथ मोर भी कहते हो उसको, और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है तो। और ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। एक और सर प्रश्न पूछ सकते। हम्म, जहाँ शब्द होता है हम्म। ज के साथ भी लिखा जाता है, य के साथ भी लिखा जाता है। बिल्कुल मैम बताता हूँ। जहाँ, यहाँ, जहाँ होता है हेयर, यहाँ आइए, कम हेयर मतलब हेयर। जहाँ मतलब वेयर, वेयर देर इज ए विल, वेयर देर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। अभिनंदन जी। वेयर देर इज ए विल, वेयर देर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ पे जो वाले का प्रयोग है वेयर। यहाँ, यहाँ आइए, कम हेयर। ठीक है, तो यहाँ आप हेयर को कहते हैं। और प्रश्न किसी का पूछ लीजिए जल्दी, मैं छुट्टी कर रहा हूँ, समय बहुत हो गया है। सर इससे अंडरलाइन ज्यादा मैं करना आपको। अलाउड होता है? नहीं सर, आप हेडिंग को अंडरलाइन कर सकते हो, मैं आपको बाद में सिखा दूंगा कैसे करना है।
परंतु निबंध के बीच में अंडरलाइन करने से बचिएगा, जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। बाकी आप कर भी सकते हो सर, उसमें कोई बाधा नहीं।